काइंड ऑफ मिल्क, बिकॉज हर थोड़े दिन बाद नए सिबलिंग्स उस पाउच में आ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है ये रिप्रोडक्शन की। शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड, लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड। इसकी एडवांटेजेस जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट जी। सो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके हैं रिप्रोड्यूस करने के, रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। जीवन चक्र का जो अपना बेसिक आधार है, आप जानते हैं हर जानवर जन्म लेता है, ग्रो करता है, अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। इस जन्म और मृत्यु के बीच में एक अवस्था यह भी आती है जब वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसे और नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। याद रखिएगा, इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तब आपको यह बात बताऊंगा। सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके लिए कॉम्प्लेक्स होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये फीडिंग और ब्रीडिंग तो एक अमीबा भी कर लेता है, ये स्पॉन्जेस भी करती हैं, और ये प्राइमेट्स भी करते हैं, यानी ये ह्यूमन बीइंग्स भी तो यही कर रहे हैं, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। नो डाउट वी ह्यूमंस हैव अदर सोशल ड्यूटीज आल्सो। चलिए, रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या है समझते हैं। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones similar to itself. No doubt, sexual reproduction में variations आती हैं, variety होती है, variations का आना जरूरी है। Variations provide raw material for evolution. Asexual reproduction में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, they are exact carbon copy of their parents. क्लोन्स भी कह देते हैं उन्हें। हाँ, उनमें वैरायटी आ सकती है यदि म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन फॉर asexually reproducing organisms. The offspring grows, matures and in turn produces new offspring. और जीवन का ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। Reproduction is essential for life to continue on earth, as every organism has a definite lifespan. अब आप सोचेंगे रिप्रोड्यूस करना आवश्यक क्यों है? जो जन्मा है वो मरेगा भी, अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। सो दैट मीन्स हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, जिसके बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वयं का अस्तित्व खत्म होने से पहले वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बना जाएगा, ताकि देयर इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, राइट। सो ये जरूरी है, रिप्रोडक्शन है ना। इसीलिए लाइफ स्पैन का जिक्र हुआ था, तो लाइफ स्पैन से मतलब क्या है? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लाइफ स्पैन डेफिनेट है। एजिंग की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल एजिंग एट द सेलुलर लेवल, एक सिंगल सेल जाइगोट जब डिवाइड करता है और मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला बनाता है, तभी हार्मफुल पिगमेंट्स ऑफ एजिंग स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। जब हम जन्म लेते हैं, उसके बाद जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, और बायोलॉजिकल एज जो है वो जाइगोट से लेकर के टिल डेथ तक है, यानी लाइफ स्पैन डेफिनेट है। एजिंग कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, राइट। हर इंसान लंबे समय तक जवान बना रहना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि मृत्यु ही ना हो, हम अजर अमर हो जाएं, यह संभव नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाया। आगे जाकर के विज्ञान कितनी तरक्की कर ले, साइंस में कितनी एडवांसमेंट्स आ जाएं, हम नहीं कह सकते। उसके अपने फायदे और अपने नुकसान भी होंगे। सो दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। किसी का लाइफ स्पैन चंद दिनों का हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे मॉस्किटोज हो गए, और किसी का सैकड़ों साल भी हो सकता है। बरगद के पेड़ की बात कर लीजिए, कछुए की बात कर लीजिए। रेप्टाइल्स का जनरली लाइफ स्पैन काफी लंबा होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि हर बार स्लो मेटाबॉलिज्म होगा तभी लाइफ स्पैन लॉन्गर होगा। बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म तो बड़ा तेज होता है, बड़ा फास्ट होता है,
बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई। क्या आपको पता है तोते की उम्र कितनी होती है, पैरट की? कैन यू गेस? चलिए अंदाजा लगाइए, अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। So each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death represents lifespan. बर्थ से नेचुरल डेथ तक का, डेथ तो एक्सीडेंटल भी हो सकती है किसी की, है ना, इसलिए हमने नेचुरल डेथ वर्ड यूज किया है यहां पे। लेट्स सी द वेरिंग लाइफ स्पैन्स। बटरफ्लाई, खूबसूरत सी तितली, 1 या 2 हफ्ते। फ्रूट फ्लाई, 1 month। राइस प्लांट, 4 months। रोज बुश, गुलाब का ये पौधा, 10 years। ये हमने इन जनरल लिखा है। देखिए अलग अलग स्पीशीज भी हैं प्लांट्स में, तो वेरी भी कर सकती है वो चीज। कौवे की उम्र जो है जनरली 12 से 15 साल तक। काउ, गाय जो है 25 years। बनाना प्लांट 15 years। डॉग, राइट, डॉग की जो उम्र है 10 साल, 12 साल, 13 साल तक जो है, इतना लाइफ स्पैन रहता है इनका। हॉर्स के केस में 25 years। अच्छा, एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन आपसे पूछा गया है। सो द ऑथर दे एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज पता हो। क्रोकोडाइल विच इज अ रेप्टाइल 60 years। एलिफेंट 60 से 70 साल। नाउ द क्वेश्चन कम्स फॉर पैरट। सो द लाइफ स्पैन ऑफ पैरट इज वेरी लॉन्ग, 140 साल। 120, 30, 40, पता है 120 से 140 साल तक तोता जो है वो जिंदा रह लेता है। दैट्स रियली स्ट्रेंज। बर्ड्स वेरी हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्टिल वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। कछुआ आ गया जी 150 साल तक। आपने कहीं सुना होगा कछुए 300 साल, 400 साल तक जिंदा भी रहते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स हमें इतने ज्यादा मिले नहीं हैं। ऑन एन एवरेज हमने जो देखा है इतने साल तक कछुए जिंदा रह लेते हैं। बनियन ट्री 300 years। तो नेचर ने हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरह का लाइफ स्पैन दिया है। जब हम जानवरों को डोमेस्टिकेट करते हैं दैट इंप्रूव्स द लाइफ स्पैन। वाइल्ड कंडीशंस में लाइफ स्पैन अलग है, डोमेस्टिकेट करने पे लाइफ स्पैन बेहतर हो जाता है, बिकॉज आप जानवरों को बेहतर फूड, प्रोटेक्शन, शेल्टर, सारी कंडीशंस दे पाते हैं, बीमारियों से बचा पाते हैं। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स इंप्रूव्स द लाइफ स्पैन। याद रखिएगा ये बात। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। द इमॉर्टल, अमर। इमॉर्टल क्या होता है? अमर भैया, जिसकी मृत्यु होती ही नहीं है। एमिबा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, उनमें मृत्यु वाला कंसेप्ट लागू ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, ये रहा एक एमीबा। एमीबा ने रिप्रोड्यूस करा और 2 डॉटर एमीबे बना दिए। तो पेरेंट कहां गया? वेयर इज द पेरेंट? जब 2 डॉटर सेल्स बन गए तो पेरेंट तो बचा ही नहीं, डेड बॉडी तो कोई बची नहीं है यहां पे। जनरल नॉर्मली जब जो होता है, देखिए अदरवाइज तो एमिबा मर तो सकता है कई कारणों से, कोई दूसरा जानवर उसे खा गया, हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई, जहर डाल दिया पानी में आपने, पॉइजन डाल दिया, कोई केमिकल डाल दिया, तो मर जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नेचर में नेचुरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें डेथ वाला कंसेप्ट लागू नहीं होगा। उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात हो जाती है। ग्रो करने के लिए भी वो जो है 2 भागों, 2 बन रहे, 2 इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, और वही रिप्रोडक्शन भी है, सिंपल बाइनरी फिजन जो है। ठीक है ना? देखिए इधर गौर से देखिए स्लाइड को। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 48, बढ़ते 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 कितने ज्यादा ये बढ़ जाएंगे। राइट? दिख रहा है आपको? फास्टर भी है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ एक तरह से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। When the environmental conditions are favorable, तो ऑर्गेनिज्म चाहेंगे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी जनसंख्या हजारों में बढ़ा दे। तो एसेक्सुअल की भी अपनी एडवांटेजेस हैं। द ऑर्गेनिज्म नीड नॉट टू सर्च फॉर अ मेटिंग पार्टनर, जहां है जहां पड़े वहीं रिप्रोड्यूस कर सकते। राइट जी? चलिए द इवेंट्स ऑफ लाइफ देखते हैं एक बार। किसी भी जानवर के जीवन चक्र में क्या क्या इवेंट्स आते हैं। जन्म होता है जी, बर्थ है, और मृत्यु को भी प्राप्त करेगा। ग्रोथ होगी इस दरमियान, बर्थ से लेकर के टिल डेथ देयर इज ग्रोथ।
that is progressive increase in size and weight of organism due to synthesis of protoplasmic and apoplasmatic substances. Now, जब एक certain period आएगा उस समय वो organism reproduce भी करेगा. Reproduction हुआ मतलब उसने नए organism को जन्म दिया, फिर उसने grow करा और फिर reproduction हुआ. So between birth to death, this stage comes when the organism reproduces, right? Large diversity in modes of reproduction in the biological world. There are different mechanisms to reproduce. अलग अलग जानवरों में reproduce करने के अलग अलग mechanisms है. It's not only जानवर, in general organisms कह लीजिए, चाहे plants की बात भी हम करें. So living organisms have different modes of reproduction. Broadly हम divide करेंगे asexual and sexual में. फिर asexual reproduction के भी अलग अलग types हैं. Budding, branching, fission. Fission can be binary fission, multiple fission. Binary fission can be transverse binary fission, longitudinal binary fission, irregular binary fission, oblique binary fission. कई तरह का हो सकता है fission. ठीक है? Budding बताया, exogenous, external, internal budding हो सकती है. Gamulation है sponges में. Fragmentation है एक तरीका. Regeneration भी अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है. So different mechanisms क्यों है reproduce करने के लिए? That's because of the differences in habitats. जहां जानवर रहता है अलग अलग या plants, habitat different हो सकता है. Internal physiology उस organism की, ecological requirements to mix the gene pool. So these are the different reasons that why different organisms have different modes of reproduction. Clear है जी? Let's come to the main point, that is types of reproduction. आपके notes बन रहे हैं ना साथ साथ? जब भी नया चैप्टर शुरू होता है, अब तो नॉट ओनली नया चैप्टर, क्लास भी नहीं है, तो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है. नए रजिस्टर्स उनको प्रॉपरली जो है कवर भी करना है, उसके ऊपर नेम स्लिप लगानी है ना, नए पेन खरीदने हैं, इरेजर होगा, पेंसिल होगी, ज्योमेट्री बॉक्स नया होगा. हमारे टाइम पे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी इन चीजों की. सो एनीवे, आप सिंपल कागज का कलम लेके एक प्लेन पेपर पे भी नोट्स बना सकते हैं साथ साथ. दैट्स अप टू यू, पर बनाइएगा जरूर. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दो मेन स्ट्रेटजीज जो हैं रिप्रोडक्शन की, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. Asexual reproduction is uniparental. Only one parent is involved. Offspring is produced by a single parent. When you say single parent, that means uniparent. इसमें normally, generally, gamete formation नहीं होता है. What are gametes? Sex cells, right? जिनके बनने के लिए meiosis चाहिए. Asexual reproduction में meiosis नहीं हुआ, fertilization नहीं हुआ, variations भी नहीं आएंगे. Mutation is the only source of variation in asexually reproducing organisms. तो ये uniparental है. Sexual में two parents participate in the process. So sexual reproduction is biparental. Genetically unique offsprings बनते हैं. यहां पे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं. आइडेंटिकल, वहां पे यूनिक है ना, वैरायटी आएगी उनमें. वेरिएशंस आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन टू हैपन. वेरिएशन शब्द का प्रयोग मैंने बार बार करा है. आप समझिए कि वेरिएशंस का मतलब क्या है. वेरिएशंस आर स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस. लिख सकते हैं आप साथ. Small genetic differences which are found among organisms belonging to same species. वैरायटी की बात हम सेम स्पीशीज में करते हैं. आप ये नहीं कह सकते एक डॉग में और एक कैट में क्या वेरिएशन है, वो तो स्पीशीज ही अलग हो गई. कैट की जो अलग अलग अपनी स्पीशीज होंगी उसमें आप वेरिएशन की बात करते हैं, राइट. सो वेरिएशंस आर small genetic differences which are found among organisms belonging to same species. ठीक है, जैसे we are humans. सो मुझ में, आप में वेरिएशन है, आप में और आपके भाई बहनों में वेरिएशन है. ठीक है जी. तो सेम स्पीशीज के अंदर वेरिएशन है. क्लियर है जी. नाउ कई बार ये है कि जीनस एक है और स्पीशीज अलग है, सो वैरायटी वहां भी होगी. देयर इज नो डाउट. व्हेन यू से स्पीशीज, जब हम रिप्रोडक्टिवली डिफाइन करते हैं स्पीशीज, तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर एबल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए जी, एन ऑर्गेनिज्म
can reproduce without the involvement of another organism. बिल्कुल ठीक बात है जी. मान लीजिए हाइड्रा है, हालांकि हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली. बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनमें दोनों हैं, एसेक्सुअल मोड भी है, सेक्सुअल भी है. सीलेंट्रेट्स हो गए या पॉरीफेरन स्पॉन्जेस हो गए, है ना. इट इज नॉट लिमिटेड टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ये जरूरी नहीं कि एसेक्सुअल सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में भी हो. जरूरी नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ही हो. इसका मतलब है दैट इवन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस asexually. Even multicellular organisms reproduce asexually. Multicellular में एग्जांपल बता दीजिए. Sponges, coelentrates. Cloning. It is form of asexual reproduction. This is important. Where an organism creates a genetically similar or identical copy of itself. Right? Cloning हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. क्या फायदे हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के? याद करके देखिए, कुछ फायदे मैंने बताए थे. जो जानवर एक से दूसरी जगह चल नहीं सकते, मेटिंग पार्टनर नहीं ढूंढ सकते, वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. फायदा हो गया उनके लिए. जो मेटिंग पार्टनर को ढूंढ ही नहीं सकते थे बेचारे, तो उन्हें भी तो रिप्रोड्यूस करना है. देन इट इज अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तेजी से होता है. एडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. व्हेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर फेवरेबल, asexual reproduction is employed. जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवर में है, asexual reproduction होगा to exploit suitable conditions for survival. हर जानवर को सर्वाइव तो करना है भाई. एनवायरमेंट के साथ भी जद्दोजहद है, एक लड़ाई है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? लाइट, टेम्परेचर, लाइट को फोटो पीरियड भी कह सकते हैं, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. इन सब चीजों से भी तो एक जंग है ना हमारी, एनवायरमेंटल स्ट्रगल. नॉट ओनली हमारी, इनफैक्ट सभी ऑर्गेनिजम्स की. और जब ये एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो हर ऑर्गेनिज्म चाहेगा कि वो अपनी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा ले, फायदा उठा ले उस चीज का. So when environmental factors are favorable, asexual reproduction is employed to exploit suitable conditions for survival, such as the abundant food supply, adequate shelter, favorable climate, optimum pH. ये फेवरेबल कंडीशंस हैं. जब ये फेवरेबल कंडीशन है हाइड्रा के लिए, स्पॉन्जेस के लिए, एमीबा के लिए, तो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे जल्दी से जल्दी अपनी जनसंख्या बढ़ाओ. पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, बड़ी तेजी से. अभी हमने जिक्र किया था ना, 1 एमीबा 1 से बन गए 2, 2 से बन गए 4, 4 से 8, 8 से 16, एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे. टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द रिच सप्लाई सोर्सेज, ताकि उन फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया जा सके, अपनी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके. यह था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक इंट्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग अलग टाइप्स क्या है, मैंने पहले भी जिक्र किया था. देयर इज फिजन. जैसे हम यहाँ पे बाइनरी फिजन का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे मल्टीपल फिजन भी होता है. जब बाइनरी फिजन कहते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म दो में बट गया, दो बन गए उससे. मल्टीपल फिजन में एक से बहुत सारे बन गए. ऐसे ही बडिंग है, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग. बर्डिंग बर्ड दिमाग में आते हैं, हाइड्रा की पिक्चर हमारे सामने आती है कि हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग हुआ है. स्पॉन्जेस में एक्सटर्नल बडिंग भी होता है, इंटरनल बडिंग भी होता है, एंडोजीनियस बडिंग या गैम्यूल फॉर्मेशन जिसे कहते हैं. इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन आपने फंजाई में भी पढ़ा होगा. फ्रेगमेंटेशन भी एक तरीका है रिप्रोड्यूस करने का. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट बाइनरी फिजन. अच्छा, ये जो बाइनरी फिजन है ना, इसका मतलब है बाइनरी रेफर्स टू 2 कि दो भागों में यहां पे वो बट जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म से दो बन जाएंगे. ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, या फिर ऑब्लिक भी हो सकता है. ये बाइनरी फिजन. क्लोजली देखिए इस चीज को. 1 2 4 8 16, उसके बाद तो काउंट करना भी मुश्किल हो जाएगा, पूरी स्क्रीन फ्लड हो गई ना उस चीज से. It's a process in which a parent cell splits. Parent cell splits into 2 daughter cells of approximately equal size. यहां पे हमने दिखाया है जी binary fission in amoeba. Amoeba में there is irregular binary fission.
इररेगुलर बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि कोई सेट डिफाइंड प्लेन नहीं होता जहां से वो दो भागों में बटेगा, किसी भी एंगल से बट सकता है. Daughter cells and then going to grow into adults. So such type of fission is seen in amoeba, paramecium and even bacteria. Right? Euglena में भी है, वॉलवॉक्स में भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हम फिजन देखने को मिलता है. यू कैन सी एमिबा, फुली ग्रोन एमिबा, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस. बाइनरी फिजन जब होना है, न्यूक्लियस लेंथन हुआ, मतलब लंबाई में बढ़ा, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू, और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बट जाता है और एक अमीबा से दो डॉटर सेल्स बन गए, दो डॉटर एमिबे बन गए. फिर ये ग्रो करेंगे, फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे. पैरामीशियम देख लीजिए इधर. नाउ एमिबा के केस में मैंने बताया इररेगुलर बाइनरी फिजन. पैरामीशियम के केस में हम देख पा रहे हैं यहां पे बाइनरी फिजन का एक और तरीका. राइट? पैरामीशियम जो है इसमें मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस होता है. You have heard of macronucleus, micronucleus? Large nucleus which is a vegetative nucleus, micronucleus को reproductive nucleus कहा जाता है. चल, यूग्लिना में भी है बाइनरी फिजन. बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एक खास चीज हो जाती है एमिबा में, दैट इज एनसिस्टेशन, सिस्ट बन जाना. अपने शरीर के चारों तरफ जो है एमिबा एक 3 लेयर्ड हार्ड कोट बना लेता है जिसे सिस्ट कहते हैं. इट विड्रॉज द स्यूडोपोडिया, उसके जो फॉल्स फीट है स्यूडोपोडिया को समेट लेता है ऐसे, और अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है कि भाई अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, उनसे बच जाओ. जब दोबारा फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी, सिस्ट रप्चर हो जाएगा. ठीक है जी. फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होने पे मल्टीपल फिशन भी होता है. दैट इज इट डिवाइड्स इनटू मेनी माइन्यूट एमिबे, pseudoporiospores बोल देते हो, many minute amoeba. Can you see here? Multiple fission in amoeba. Multiple fission हम plasmodium में भी पढ़ेंगे. Plasmodium you remember? The causative agent for malaria. मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाते हैं. Only female mosquitoes they suck blood because they require serum albumin protein from your blood for forming their eggs. Plasmodium, malaria. Plasmodium में भी multiple fission होता है. The cyst bursts releasing these pseudoporiospores. जो डॉटर एमीबे हैं जिन्हें हमने pseudoporiospores कहा, सिस्ट फट जाएगा और वो रिलीज हो जाएंगे. राइट जी. सो दैट वाज मल्टीपल फिशन. एक बार सम अप कर लेते हैं जी. देखिए, मान लीजिए ये एंसिस्टेशन के बाद ये है एमीबा और मल्टीपल फिशन हुआ. सिस्ट जब बस्ट कर गया तो ये छोटे छोटे एमीबे रिलीज हो गए, इनमें ग्रो हुआ और ये बड़ा बन गया. ये बाइनरी फिजन भी शो कर सकता है, ये एंसेस्टेशन भी शो कर सकता है. राइट? समरी दिखा दी हमने आपको. एमिबा जो है वो बाइनरी फिजन कर सकता है. एमिबा में मल्टीपल फिजन कैसे होता है एंसेस्टेशन के बाद, वो देखा हमने. सो दैट वाज अबाउट फिजन. और क्या क्या टाइप्स है? स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है. लेट्स टॉक अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स हमने पढ़े थे जब हमने, याद होगा आपको, फंजाई, एल्गे, कितनी सारी चीजें पढ़ी थी क्लास 11th के सिलेबस में, वहां भी जिक्र हुआ था इसका. ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स which eventually grow into complete adults. छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं स्पोर्स जिनसे कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. यदि हम एल्गी की बात करें जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, इसमें जू स्पोर्स बनते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर. द जू स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर मोटाइल. So here in this slide you can see the zoospores in algae. लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है. क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है? देख लीजिए एक बार स्पोरुलेशन, लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहा है और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहा है. राइट जी. गैमीट्स हैं, कैन यू सी हियर. फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस होगा, उसके बाद फिर से गैमिट्स बन जाएंगे, सेल्स बन जाएंगे. जब वो एडल्ट में ग्रो कर गया, मैच्योर सेल्स बन गए हैं. जूस्पोर्स का फॉर्मेशन यहां पे दिखाया गया है. ये डिनोट कर रहा है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मींस 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 2n. जैसे ह्यूमंस में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, 2n इज इक्वल टू 46. ओके. फंजाई, कॉमन मेथड इन फंजाई, स्पोरुलेशन,
पेनिसिलियम, यहां पे कोनिडिया बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर आउटसाइड द बॉडी एंड दे आर नॉन मोटाइल। इससे पीछे हमने जूस्पोर्स देखे, फर्क देखा आपने, जूस्पोर्स और यहां पे कोनिडिया है विच आर नॉन मोटाइल। स्पोरुलेशन इन पेनिसिलियम इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी बडिंग पे। बडिंग वर्ड दिमाग में आते ही मैंने कहा ना हाइड्रा याद आ गया हमें कि हाइड्रा के शरीर पे एक बड बनी हुई है। चलो एक हाइड्रा बनाते हैं खूबसूरत सा, आप भी बनाएंगे मेरे साथ। इस तरह से माउथ इज सिचुएटेड ऑन अ कॉनिकल प्रोजेक्शन और यहां पे हम एक यंग बर्ड दिखा देते हैं। ये रही यंग बर्ड, राइट। ये है जी माउथ और ये है जी टेंटिकल्स। हाइड्रा बिलोंग्स टू निडेरिया फाइलम। Hydra has excellent ability of regeneration. More than one bud can be present at the parent body also, right? Okay, so देखिए bud कैसे बना? Yeast, याद है? Yeast में भी budding से reproduction होता है. Budding in yeast, division is unequal. Small bud is attached to the parent body and then the bud develops into adult. You can see this parent body. यहाँ पे daughter nucleus बने, ये एक bud बनना शुरू हुआ और फिर ये parent body से detach हो गया, unequal size का है और बाद में ये of course grow कर जाएगा और बड़ा होगा। एनिमल्स में एक्सोजीनियस बडिंग भी है, जैसा कि मैंने बात करी हाइड्रा की। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रा दिखाया गया है। एक्सटर्नल बडिंग जिसे हमने एक्सोजीनियस बडिंग कहा। द बड ग्रोज एक्सटर्नली, इट रिमेन्स अटैच्ड टू पेरेंट बॉडी। शुरुआत में ये पेरेंट बॉडी से अटैच्ड है, बाद में देखिए ये पेरेंट बॉडी से अलग हो गया, अब उसका अपना अलग इंडिविजुअल अस्तित्व है। एक समय पे एक से ज्यादा बर्ड्स भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि मेन पेरेंट बॉडी पे एक ही बड होगा, भाई ज्यादा भी हो सकती है। द बड इज देन गोइंग टू डेवलप इनटू एडल्ट। हाइड्रा में बडिंग से भी है रिप्रोडक्शन, हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, जाइगोट बनता है, राइट। सो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा। ओके, एंडोजीनियस बडिंग, आप याद कीजिए हमने स्पॉन्जेस में गैम्यूल्स पढ़े थे, आपके सामने स्पॉन्ज दिखाया गया। Sponges belong to phylum Porifera. They are aquatic, found in water, mostly marine. Few sponges are found in fresh water also. Do you remember the name of a freshwater sponge? Spongilla, है ना? So gammules क्या है? छोटे छोटे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप एक गैम्यूल देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, स्पॉन्जेस में ना टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स, इफ यू रिमेंबर। Archaeocytes. These cells have the ability to form any other cell type. तो archaeocytes they get surrounded by some of the pinacocytes और ये कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं क्या है? ये स्पिक्यूल्स। स्पॉन्ज के केस में स्केलेटल एलिमेंट्स भी होते हैं, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स। ये वाला जो ओपनिंग है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। सो गैम्यूल्स आर internal birds or endogenous birds. The process of formation of gammules is what is gammulation. Gammules are formed in fresh water as well as marine sponges. They are formed during unfavorable conditions. They can travel kilometers of distance. Sponges खुद तो चल फिर नहीं सकते, ससाइल है, एक ही जगह पे पड़े। गैम्यूल्स बना के वो पानी में रिलीज कर देते हैं जो कई किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं, and they can remain inactive for many years. और जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी, ये गैम्यूल फिर से पूरा स्पॉन्ज बना देते हैं। सो दे आर हेल्पिंग इन डिस्पर्सल ऑफ द स्पॉन्ज कॉलोनी आल्सो, है ना इंपॉर्टेंट बात। सो गैम्यूल फॉर्मेशन इज सीन इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। स्पॉन्जेस मैरीन भी होते हैं, गैम्यूल्स आर फॉर्म्ड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन स्पॉन्जेस। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, आपने सुनी होगी ऑब्वियसली। हैरानी हो रही है ना देख करके? यस, रक्त बीज असुर, राक्षस जो हम कह देते हैं। आपने हिंदू माइथोलॉजी में शायद स्टोरी सुनी हो कि भाई रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। रक्त बीज से मतलब क्या है? उसका रक्त यानी उसका ब्लड जो है, खून की जो बूंदें हैं, वो बीज के रूप में काम कर रही हैं कि जहां जहां उसके रक्त के ड्रॉप्स, खून की बूंदें गिरेंगी, वहां से एक और नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। क्या एनिमल्स में कुछ ऐसा होता है? किसी एनिमल में रक्त बीज जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ
थोड़ा बहुत कुछ सिमिलर सा है। स्पॉन्जेस ऑल्सो हैव एक्सेलेंट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। एक स्पॉन्ज को आप टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, इवन फिल्टर पेपर से पास करके बिखेर दीजिए पानी में, वो फिर से स्पॉन्जेस बन जाएंगे वहां से। दे हैव एक्सेलेंट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, राइट जी। देखते हैं इधर क्या बचा अब हमारे पास, फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज दिस फ्रेगमेंटेशन? कैन यू आइडेंटिफाई दिस एनिमल? फाइलम इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश। टुकड़े कर दिए हमने, फिर से आ गए। Starfish also has very good ability of regeneration. It can regenerate entire body from one arm and central disc. Asterias होता है ना starfish, एक आर्म और सेंट्रल डिस्क अगर होगी तो starfish अपनी पूरी बॉडी रीजेनरेट उससे कर लेती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, विच आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। Each fragment grows into an adult. It's found in flatworms, it's found in hydra also. Flatworms, planaria, टुकड़े कर दिए गए उसके और टुकड़ों से नया प्लेनेरिया बन जाता है। ठीक है, एक कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, जैसे आपने कई बार देखा होगा घर में जो छिपकली है, वॉल लिजर्ड, हेमीडेक्टाइलस फ्लेविविरिडिस, हाउस लिजर्ड भी कहते हैं, वो अपनी पूंछ छोड़ देती है कई बार, है ना। मान लो आप मारने लगे हो किसी डंडे से, आपने उसे यहां टच भी करा, या किसी दूसरे एनिमल ने लिजर्ड पे अटैक करा है, द टेल ब्रेक्स ऑफ। इज दैट फ्रेगमेंटेशन? नो, दैट इज रीजनरेशन, राइट। रीजनरेशन इज द एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू द लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन एनिमल, जैसा यहां पे दिखाया गया लिजर्ड के केस में। और ये जो पूंछ टूट गई है ये दोबारा आ जाती है। So regeneration equals to fragmentation? Now this is not true. Fragmentation में the organism that are fragmented result in each fragment developing into individual organism. एक एक टुकड़ा individual organism बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि lizard के टुकड़े 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 आपने कर दिए तो इतनी lizards बन जाएंगी। No, no, it doesn't happen that way. Regeneration occurs when an organism wants to regrow a lost limb or any other body part. Salamanders have good ability of regeneration. अलग अलग एनिमल्स में रीजनरेशन की एबिलिटी अलग अलग तरह की होती है। सो हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अभी तक क्या देखा? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, प्रजनन की ये प्रक्रिया। ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन डेफिनेट होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब वो ग्रो करते हैं और उसी बीच में वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। इट डिफरेंशिएट्स लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, राइट। बट ऐसा नहीं है कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा वो नॉन लिविंग है। स्टेराइल भी तो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, म्यूल, है ना। So दो मेन स्ट्रेटजीज हैं रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल, सेक्सुअल इज बायपेरेंटल। एसेक्सुअल में नो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन हैपेंस। एसेक्सुअल में नो वेरिएशंस, सेक्सुअल में वेरिएशंस हैपन, राइट। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट बात। एसेक्सुअल के अलग अलग प्रकार हमने देखे, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन। फिशन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ध्यान रखिएगा डिफरेंसेस। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक, इरेगुलर, कई तरह का बाइनरी फिजन होता है। ठीक है जी, ये स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं क्या दिखाए गए हैं? क्लामाइडोमोनास थोड़ी देर पहले बताया था ना, स्पोर्स जो हमने पढ़े थे, जू स्पोर्स। सो आज हमने क्लास 12 के सिलेबस का पहला चैप्टर शुरू करा, एक इंट्रोडक्शन लिया हमने रिप्रोडक्शन की अलग अलग स्ट्रेटजीज का। कुछ और एक्सप्लोर कीजिएगा इसके बारे में, अपनी जिज्ञासा को और ज्यादा बढ़ाइएगा। आने वाले सेशंस में और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फाइनली हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, हाउ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, हाउ द ओवा इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर में अंतर क्यों है, नेचर ने ऐसा क्यों बनाया। फीमेल, शी इज साइक्लिक इन हर रिप्रोडक्टिव पैटर्न, फीमेल शी इज साइक्लिक इन रिप्रोडक्शन बट मेल इज continuous in sperm production. ऐसा क्यों? Why a female produces only one ova in the entire reproductive cycle, which may or may not be of 1 month, but a male continuously produces millions of sperms? क्या होता अगर मेल भी स्पर्म प्रोडक्शन में साइक्लिक होता, कि महीने में एक ही दिन स्पर्म बनेंगे? क्या इससे कोई नुकसान होता? सोचिएगा इस बात को। आने वाले सेशंस में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।
तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, आपको ढेरों गुड विशेस देता हूं। एंड प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जीवन में सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं। सफलता के लिए कोई एस्केलेटर्स नहीं होते जो आपको एकदम से उड़ा करके ऊपर ले जाएं। स्टेप बाय स्टेप बढ़ करके ही इंसान आगे पहुंचता है, ऊंचाई पे पहुंचता है, राइट? जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तब आपको बाकी सब चीजें फिर छोटी लगने लगती हैं। कहते हैं अपना सिर ऊंचा रखिए लेकिन अपने पैर जमीन पे जरूर रखिएगा, राइट? सो नेवर बी अ प्राउडी पर्सन। किसी किस्म का घमंड नहीं होना चाहिए आप में, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास में और घमंड में अंतर होता है। चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे और नई बातें जानेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड भी और इस जीवन से रिलेटेड भी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्प्रेड लव, peace and positivity. Whatever kind of energy you give to the universe, the same bounces back to you. Bye bye.